Hello friends, welcome to our channel Satyavan Anand. Today we will discuss The Hindu editorial analysis. आज हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी एंड इट्स स्ट्रक्चरल स्लीपेज नाम से एक द हिंदू में एडिटोरियल आया है। इस एडिटोरियल की बात की जाए तो इसे हरवंश मुखिया ने लिखा है और ये जो जेएनयू में पढ़ाते हैं। अगर बात की जाए तो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जनरल स्टडीज सेकंड के गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी सेक्शन में है, जिसका टॉपिक फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, ये टॉपिक कंप्लीट करता है, उससे अटैच है, रिलेटेड है। अगर हम देखें विश्व में डेमोक्रेसी जो है करीब करीब 100 साल या उससे कम समय हो गया कि डेमोक्रेसी आई है, परंतु भारत में देखा जाए तो डेमोक्रेसी की एक बात ये होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है उसे मताधिकार का अधिकार देना, को वोट डालने का अधिकार देना। भारत 1947 में आज़ाद होते ही इसको अप्लाई कर दिया और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तो उसमें ये सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट के तौर पे था। अब हम बात करें फंडामेंटल राइट की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किसी आर्टिकल में तो नहीं लिखा है कि वोट देने का अधिकार है, लेकिन अगर देखें इसका कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेशन जो है वो खुद वोट डालने के अधिकार को भी देता है और 325, 326 जो आर्टिकल है वो भी अधिकार देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी और इसकी स्ट्रक्चरल स्लिपेज क्या क्या है, जैसा कि हरवंश मुखिया ने डिस्कस किया है। बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो 19 से 20वीं शताब्दी में एक्चुअल में शुरू हुई मानी जाती है और इसको कंसिडर किया जाता है कि ये वेस्टर्न साइड में यानी यूरोप और अमेरिका से शुरुआत होती है। इसको एक्चुअल माना जाता है 1688 में ब्रिटेन से स्टार्ट होता है। 1688 से माना गया कि वहाँ पर अचानक में रक्तहीन क्रांति हुई थी और वहाँ से राजशाही व्यवस्था जो कि आज भी ब्रिटेन में चल रही है, परंतु वो केवल नाम का है। इस तरीके से देखा जाए तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई तो हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट में तो 1920 के आसपास लगभग दी गई, लेकिन वहाँ भी ये कंडीशन थी कि अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन को नहीं था, केवल जो यूरोपियन थे उन्हीं जो अमेरिका में बस गए वो अमेरिकन हो गए, तो वाइट अमेरिकन केवल उन्हीं को दिया गया था। ब्रिटेन ने 1930 के बाद उसने दिया, फ्रांस ने 1944 में दिया और स्विट्जरलैंड जो कि एक बहुत लिबरल कंट्री माना जाता है उसने 1971 में दिया, जबकि भारत ने अपनी स्वाधीनता जैसे मिली, जैसे हम स्वतंत्र हुए, हमने उसे एक्टिव कर दिया। ब्रिटेन में हम देख रहे हैं उसने अपने यहाँ 1930 के बाद लागू कर दिया, परंतु भारत में नहीं किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आता है उसमें ये नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं की गई थी। आगे हम देखें इसमें डिवोल्यूशन एंड कैपिटलिज्म की बात की जा रही है इस आर्टिकल में। डिवोल्यूशन एक्चुअली हम देखा जाए डेमोक्रेसी क्या है, ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर ही तो है कि जो सोसाइटी है उसे ग्राउंड लेवल पर जा करके हर व्यक्ति को वेलफेयर को फिक्स किया जाए कि उसके हर व्यक्ति का वेलफेयर हो, उसको किसी के साथ ऑटोक्रेटिक व्यवस्था के तहत उसको प्रताड़ित न किया जाए। तो हम इसमें देखते हैं कि जो डिवोल्यूशन होता है इसमें इंडिविजुअल और इक्वलिटी के बीच में एक मामला आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल और इक्वलिटी की बात की जाए तो जब पावर का डिवोल्यूशन होता है, रिसोर्स का डिवोल्यूशन होता है, तो वहाँ पर रिसोर्स का इक्वल रिडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इक्वलिटी की जो भावना होती है उसे इंडिविजुअल को थोड़ा सा हानि पहुँचती है। तो अगर हम देखें इफ़ वन इज गो टू बाय द लॉन्ग व्यू ऑफ हिस्ट्री द आंसर इज यस मोस्ट इफेक्टिवली। तो ये तो हम देख सकते हैं जो पावर का डिवोल्यूशन हुआ है उसमें वो ज़्यादा ही इफेक्टिव रहा, इंडिविजुअल को थोड़ा सा लॉस हुआ है। आगे देखें आर्टिकल कहता है कि हम देखते हैं यूनिवर्सल एवोल्यूशन ऑफ autocratic monarchy and hierarchy aristocracy and their replacement by governance through popular mandate with exception and spread of economic resources। तो हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सल एवोल्यूशन हो गया पूरे दुनिया से, हम देखते हैं राजशाही व्यवस्था खत्म हो गई और जो ये वंशानुगत हेरिडेटरी व्यवस्था थी कि वंश के एक व्यक्ति के मरने के बाद उसका ही बेटा बेटी राजा रानी बनेंगे, वो व्यवस्था खत्म हो गई। वैसे कुछ देशों की बात की जाए तो अभी भी है, जैसे एशिया में तो बहुत ज़्यादा है, यूरोप में बहुत ज़्यादा है। एशिया में बात की जाए तो जापान, थाईलैंड, भूटान है और इधर देखा जाए गल्फ कंट्री जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर भी व्यवस्था देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम देखते हैं जैसे ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आता है, डेमोक्रेसी की व्यवस्था सामने आती है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये हुआ कि इकोनॉमिक रिसोर्स जो है अब उसका सबके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो पा रहा है, परंतु प्रयास फिर भी किया जा रहा है क्योंकि करप्शन
हर जगह है। इसके अलावा देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ, इसका शॉर्टकमिंग्स रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है करप्शन, लेकिन उसके बावजूद राजशाही व्यवस्था से तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था ये डेमोक्रेसी की है। आगे देखते हैं, इसमें ये कहा गया है कि जो लिंक था डिवोल्यूशन और कैपिटलिज्म की बात करें, पावर डिवोल्यूशन और कैपिटलिज्म की, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी को लाने में कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म का भावना है, पूंजीवाद व्यवस्था ये कहती है कि उसको बहुत ज़्यादा रिसोर्स पर कब्जा करना है। तो रिसोर्स पर कब्जा जो उनको करना है, लैंड लेबर और मूवमेंट ऑफ द ऑटोक्रेटिक रेस्ट्रेंट ऑफ द मिडिवल मोनार्की, तो अगर उन्हें देखा जाए तो जो लेबर चाहिए उन्हें काफ़ी सस्ते चाहिए, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया, जिससे कि राजशाही व्यवस्था खत्म, हर व्यक्ति को अपना निर्णय लेने का अधिकार स्वयं मिले। इससे क्या हुआ कि लेबर और ज़मीन पर उसका कैपिटलिज्म का धीरे धीरे इफेक्ट बढ़ना शुरू हो गया। और ये डेमोक्रेसी की ही देन है कि आज पूरे विश्व में देखा जाए तो अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ब्रिटेन में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर बहुत पूंजीपतियों को फलने फूलने ज़्यादा अवसर मिले हैं। जब कोई देखे जो सोशलिस्ट कंट्री है, चाइना है, रसिया, वियतनाम, कंबोडिया या जितने भी क्यूबा, ये जो देश हैं उनका विकास, चाइना का विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन चाइना का विकास एक्चुअल में जब वो सोशलिस्ट नेचर को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया था तब नहीं हो रहा था। 1980 के बाद उसने उसमें रिलैक्सेशन देना शुरू हुआ तो हुआ। एक्चुअल में होता यह है कि लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट पूंजीवादी को बहुत ज़्यादा है, और लेबर फोर्स उसको इजीली अवेलेबल तभी होगा, बहुत सारी ज़मीनें तभी अवेलेबल होंगी जब वहाँ पर राजशाही व्यवस्था ना हो, वहाँ पर जनता को स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार हो। तो इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी तो देखने को मिलती है, लेकिन इसका कुछ इफेक्ट हमें पूरी तरीके से नहीं देखने को मिलता है। जैसा कि आगे देखिए आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि हम इक्वलिटी को हिस्टोरिकल लेवल पर तो हम फील करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इक्वलिटी आती जो है वो देखा जाए तो रिलीजन से ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे कि हम बात करें बौद्धिस्ट जो कि नॉन थेइस्ट है, यानी वो आत्मा को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, और मोनोथेइस्ट यानी एकेश्वरवाद जो एक ही भगवान है। तो क्रिश्चियन, इस्लाम और सिख ऐसा मानते हैं कि एक ही भगवान है। तो एक ही भगवान के नाम पर भी वहाँ पर सोशल इक्वलिटी आ गई, क्योंकि हर लोग को अब एक ही व्यक्ति को, एक ही जो है पर्सन है, एक ही पर्सनालिटी है जिसे वो लोग पूजते हैं। जबकि बौद्धिस्ट की बात करें, जैनिज्म की बात, जैनिज्म में तो फिर भी 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन बौद्धिस्ट में कोई भी ऐसा पर्सनालिटी नहीं है जिसकी पूजा की जाए। गौतम बुद्ध के लोगों ने बाद में शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद मना किया था, ये लोग उनके ही बातों को नहीं मानते हैं। तो अगर हम देखें तो धर्म ने ज़्यादा इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी लाया है इस आधार पर, लेकिन डेमोक्रेसी के बगैर धर्म हमेशा इक्वलिटी नहीं ला सकता है। और उसमें एक्चुअली सब्जुगेशन ऑफ इंडिविजुअल टू कम्युनिटी और सोसाइटी, यानी जो इक्वलिटी की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जो इंडिविजुअल होता है, उसकी जो एक पर्सन की अपनी इच्छाएं होती है, उसकी कैपेबिलिटी होती है, उसे थोड़ा दबा दिया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं समाज में एक व्यक्ति को इक्वलिटी के नाम पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार थोड़े से कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि समाज के जो दूसरा व्यक्ति है या समाज में जो अन्य व्यक्ति है जो सक्षम नहीं है उन्हें देने के लिए, जैसे कि हम बात करें तो बहुत सारी जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सरकारें करती हैं, फ्री ऑफ कास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, ये इंडिविजुअलिज्म को थोड़ा घटाती है। ये एक्चुअल में सोशलिस्ट का नेचर है, और इंडिविजुअल की बात की जाए तो ये कैपिटलिस्ट की चीज़ें होती हैं। अगर देखें हम आगे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नो इगलिटेरियन आइडियोलॉजी हैज एवर बीन एबल टू क्रिएट एन इगलिटेरियन सोसाइटी। एक बात ये बहुत सच है, ये कड़वा सच है कि इगलिटेरियन सोसाइटी की हम बात तो करते हैं, लेकिन इगलिटेरियन आइडियोलॉजी कभी भी संभव नहीं हुआ है। हम जहाँ भी देखते हैं जो सोशलिस्ट कंट्री हैं, कम्युनिस्ट कंट्री हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, जहाँ की पूंजीवादी देशों में ऐसा नहीं होता है। भारत मिक्स्ड इकोनॉमी का कंट्री है, यहाँ पर हम पूंजीवाद और समाजवाद को एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ब्रिटेन, फ्रांस ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। लेकिन वहीं देखा जाए तो ये चाइना, रसिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और क्यूबा, इस तरह के बहुत सारे देश हैं जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं। और कम्युनिस्ट कंट्री में क्या होता है कि वो एक स्ट्रिक्ट रूल बना देते हैं, उस रूल को फॉलो करना ही उनकी जो एक पर्सन है
उसे ही लगता है, जैसे चाइना का प्रेसिडेंट है, उसे लगता है कि जो वही सोचता है पूरे चाइना की 141 करोड़ आबादी को वही मानना होगा। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये जो भी कम्युनिस्ट कंट्री हैं उन सबके साथ ऐसी है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इगैलिटेरियन सोसाइटी स्थापित हो नहीं पाती है, क्योंकि एक ही विचारधारा हर व्यक्ति पर थोपना संभव नहीं है। आगे हम देखें यूनिफॉर्मिटी की, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन के माध्यम से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन अगर फेयर और फेयर इलेक्शन होते हैं, इससे एक चीज़ जो हमें गारंटी मिलती है कि हमें स्वतंत्रता, फ्रीडम, काइंड ऑफ फ्रीडम स्पेशली ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पर बहुत सारी स्वतंत्रता मिल जाती है कि एक व्यक्ति को वो अपनी इच्छा से बहुत सारे काम कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा फायदा होता है मार्केट इकोनॉमी को। और मार्केट इकोनॉमी को फायदा हो, इसीलिए कैपिटलिस्ट इसमें हमेशा वो प्रयास करते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी की व्यवस्था है वो एक्चुअल में सेल्फ करेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्शन। तो जो इलेक्शन होता है वो सेल्फ करेक्शन करता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को एक बात हमेशा डर लगा रहता है, वो अगर इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे पूरे सोसाइटी पर, तो एक्चुअल में देखा जाए तो हर देश में, भारत में तो बहुत ज़्यादा विविधता है, लेकिन दुनिया के हर देश में तो कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी है। तो अगर हम वहाँ पर सारे व्यक्तियों की भावनाओं को एक साथ, उनके एस्पिरेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो वहाँ पर सरकार चली जाएगी। इस डर से सरकारें सेल्फ करेक्शन करती हैं और पॉलिसी और एक्शन में हमेशा वो नज़र रखती है, चेंज करती रहती हैं। इस क्रम में हम देखते हैं कि जब कोई देश है जहाँ पर एक ही व्यक्ति बहुत लंबे समय से डेमोक्रेटिक व्यवस्था के तहत भी शासन करने लगता है, तो वे सेल्फ करेक्शन और का कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो जाता है। यानी सेल्फ करेक्शन का कॉन्सेप्ट तभी है जब उनके अंदर डर नाम की चीज हो। आगे आर्टिकल में हम देख रहे हैं, डिस्कस किया गया है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन की बात की जाए, आर इलेक्शन ट्रूली फ्री एंड फेयर, ये क्वेश्चन है हमारे डेमोक्रेसी व्यवस्था में कि क्या इलेक्शन हमेशा ट्रूली फ्री और फेयर होते हैं। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है कि हमारे पास फ्री विदाउट फियर एंड फेवर इलेक्शन होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें इसका कहना है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है। यानी जो इलेक्शन होते हैं उसमें सारे लोग वोट करते हैं, वोटिंग राइट उनके पास है जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, और जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब उसमें ये चीज़ डिसाइड नहीं होती है कि किसी को ओवरऑल इलेक्शन का 50% मिले, नहीं, जितने वोट पड़े हैं उसमें एक 50% +1 मेजॉरिटी कंसिडर किया जाता है, और 50% प्लस -1 को माइनॉरिटी मतलब उसे मान लेते हैं कि वो पीछे रह गया। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है 50% +1 और 50% -1, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम देखते हैं कि अगर लोकसभा में 543 सीट हैं, तो किसी भी व्यक्ति को 543 में से 273 सीटें अगर मिल गई तो वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के लिए दावा पेश कर सकता है। लोकसभा में अगर इतनी सीटें हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में सरकार बनाने का दावा कर सकता है। अब ये चीज़ यहाँ नहीं डिसाइड की जाती है कि 273 जो सीटें हैं इसमें कितना % वोट मिला है, इससे कोई मतलब नहीं है। वोट का मतलब ये होता है, जो एक इंडिविजुअल की बात की जाए, विधायक या सांसद, वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि जो ओवरऑल होता है वोटिंग, हम देखते हैं 50%, 60%, कहीं कहीं 70-80 तक पहुँच जाता है, लेकिन 70-80 बहुत कम जगह पहुँचता है, 60 के आसपास ही रहता है। यानी 60% लोग वोट करते हैं। अब उस 60% में भी जिसको 50% वोट मिल गए वो क्या होता है, विजयी हो जाता है। यानी ओवरऑल हम देखें तो कुल 30-35% जिसको वोट मिल जाता है वो क्या कर रहा है, वो विजयी हो जाता है। यानी कहीं भी अगर देखा जाए, जो मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी में, जितने इलेक्टोरल हैं किसी के पास भी अगर 30 से 40% वोट जो कास्ट किए गए हैं, जो वोट डाले गए हैं, उसका सिर्फ 30 से 40% अगर वोट मिल जाए तो क्या करेगा, वो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना सकता है, उसके पास एक लेजिटिमेसी आ जाएगी वो सरकार बनाने, क्योंकि वो इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फ्लॉ भी है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है कि द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रिंसिपल, ये तो अप्लाई होता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में थोड़ा सा वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन थोड़ा अजीब गरीब है। इस वजह से वहाँ पर हम देखते हैं 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप हिलेरी क्लिंटन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप को 2.5 मिलियन वोट कम मिले हिलेरी क्लिंटन के कंपैरिजन।
फिर भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। तो वहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें थोड़ा फॉल्ट है, जिस वजह से हिलेरी क्लिंटन को जो है 25 लाख वोट ज़्यादा मिलने के बावजूद हिलेरी क्लिंटन चुनाव हार गई। आगे हम देखें कि प्रैक्टिस की बात की जाए तो अनट्रेमल्ड इंडिविजुअल की बात की जा रही है। एक्चुअल में हम देखा जाए, जो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन विदाउट फियर एंड फेवर होना चाहिए, क्या ये सच में होता है? आज भी जो वोट डाले जाते हैं वहाँ पर एक समस्या ये आती है कि हम वहाँ पर फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, कल्चर, इन सब को देख करके इसके साथ हम पॉलिटिकल पार्टी कि किस पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से हम जुड़े हैं, इन सब के आधार पर भी वोटिंग होती है। यही हम देखें, ए लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी इट इज इम्प्लीकेटेड हेयर। तो हम देखते हैं डेमोक्रेसी तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर भी इंडिविजुअलिटी गायब हो जाती है, क्योंकि एक एक्चुअल व्यक्ति जो है फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या इन्हीं सब के नाम पर वोट देता है। और कुछ लोग तो दारू पी करके भी वोट देते हैं, गांजा, दारू, ये सब भी चलता है। आगे हम देखें तो जो इंडिविजुअल डज नॉट क्रिएट द चॉइस विच आर गिवन बाय पार्टीज, एक समस्या ये भी है। जो लोग पार्टी आइडियोलॉजी के बेस पर वोट देते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, या रिलीजन बेस पर, कास्ट बेस पर, तो पार्टी जो कैंडिडेट है वो कौन डिसाइड करता है? वो पार्टी डिसाइड करती है। और वो जो है एक पर्सन जो एक्चुअल में सुटेबल नहीं है, जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं, उसको भी खड़ा कर देती हैं और लोग पार्टी के नाम पर वोट दे देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं फ्रीडम जो इंडिविजुअल की है वो लॉस हो जाती है, और द इंडिविजुअल हैज़ द फ्रीडम टू चूज वन और अनदर ऑफ दिस। अब सारी पार्टियों ने अपने अपने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिए हैं कि उन्हें हो सकता है जनता पसंद करे, हो सकता है जनता पसंद न करे, परंतु उन्हीं में से किसी एक को चुनना है। यानी हम देखें डेमोक्रेसी में हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि बहुत खर्चीला है और हर दिन ये महंगा होता जा रहा है। जो पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिए उन्हीं 2-4 पार्टियों में, विशेष 2-4 लोगों में मेन फाइट होती है, उन्हीं में से किसी एक को चुनना है। तो ये क्या करते हैं हम देखते हैं, फ्लॉ है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसके लिए कोई स्पेस नहीं है। और इस तरीके से हम देखते हैं कोई डाइवर्सिटी इस मामले में तो हमको नहीं मिलती है। इसके साथ देखें कि दिस डेमोक्रेसी केम टू इंडिया इन इट्स मोस्ट मॉडर्न फॉर्म। तो भारत में जो डेमोक्रेसी आया वो अनकंडीशनल एडल्ट फ्रेंचाइज मल्टी पार्टी पीरियोडिक इलेक्शन है। ये बिल्कुल सही है, चाहे जो भी चीज़ें हों, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं। 5 साल में हर गवर्नमेंट को इलेक्शन करवाना तय है। नहीं करवाने का जो मामला है, जैसे इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो केवल 10 महीने ही शिफ्ट हो पाया था, लेकिन उसकी वजह से आज इंदिरा गांधी को एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप के रूप में जाना जाता है। उसने इमरजेंसी लगा दिया और सिर्फ 10 महीने का कार्यकाल बढ़ा था। इसलिए यहाँ पर पीरियोडिक इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है, वो डेमोक्रेसी को काफ़ी ज़्यादा जिंदा रखने में सक्षम है। और अगर हम बात करें आइडेंटिटी या पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, सब कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। इनका एक बहुत बड़ा ऑपरेटिव रोल होता है इन कैटेगरी का इलेक्टोरल पॉलिसी में, लेकिन फिर भी जो पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, मल्टी पार्टी पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, ये सबसे अच्छा रोल निभा रहा है। आगे हम देखें तो इसमें कास्ट के लिए, कास्ट आधार पर वोटिंग की जो बात की जाए तो एक समय ऐसा चल रहा था, अजगर मतलब अहिर, जाट, गुर्जर, राजपूत कास्ट, और यमुआई, मुस्लिम, यादव। ये क्या था, एक तरीके से देखा जाए तो गुटबाजी थी, पोलराइजेशन ऑफ वोट था कि एक ग्रुप बन गया कि अहिर, जाट, गुर्जर, राजपूत एक साइड हो जाएंगे, तो इनका एक बहुत बड़ी कमेटी बन जाएगी, तो ये जिसे वोट देंगे वो जीत जाएगा, या जिसको ये सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में भी आ जाएंगे, वहाँ से वोट मिल जाएगा। यूपी, बिहार में देखा जाए तो मुस्लिम और यादव के लिए समाजवादी पार्टी, बिहार में लालू यादव की आरजेडी, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अलग ही अपना वोट बैंक बना करके रखे हुए हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हमें इस मॉडर्न टाइम के डेमोक्रेसी में भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू के, तो उनकी जो had hoped that education and the experience of democracy would force a retreat to this operative category and generate a more modern conscience among the masses। जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाएंगे तो जनता एक दिन ज़्यादा जागरूक हो जाएगी। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, जैसे अजगर है, ये मोआई ग्रुप है, ये जो कास्ट रिलीजन के बेस पर वोटिंग होती है, इससे लोग टेंडेंसी से दूर चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें गलत साबित हुई। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, एजुकेटेड पर्सन और भी ज़्यादा बायस्ड होते
चले जा रहे हैं। व्हाट हैज इमर्ज इन दिस कंट्रेरी ट्रूथ, अब इसकी बात की जाए तो इसके कंट्रेरी अब क्या क्या चीज़ें इमर्ज हो रही हैं। तो वेरी सक्सेस ऑफ दिस मोबिलाइजेशन हैज रीइंफोर्स्ड आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ वीकेनिंग देम, जैसा कि हमने कहा कि जो आइडेंटिटी थी ये वीक नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये मोबिलाइजेशन जो वोट बैंकिंग हो रही है छीड़ होगा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं ये और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर हम देखा जाए इस आर्टिकल में थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ें कही गई हैं, तो हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो पूरी हिंदू कम्युनिटी को वो कंसिडर करते हैं, लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं है। हर राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, तो आखिर वहाँ भी तो हिंदू है। अभी इलेक्शन हुआ है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर 92% से ज़्यादा हिंदू है, फिर भी कांग्रेस वहाँ जीती है। कांग्रेस तो भाजपा का कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, फिर भी वहाँ 92% जहाँ पर हिंदू है वहाँ जीती है। तो ऐसा नहीं है एक पार्टी पूरे कम्युनिटी को अपना वोट बैंक मान ले, ऐसा हो सकता है वो माने, लेकिन जनता ऐसा नहीं करती है। आगे देखा जाए तो मार्जिनलाइज एंड दस डिसइनफ्रेंचाइज ऑल अदर इन द रेजिडेंट, तो जैसा कि उनका यही कहना है कि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इलेक्शन के टाइम कहा था 80 वर्सेस 20 कि 80-20 का अनुपात चल रहा है और 80 हिंदू हैं 20 मुस्लिम हैं 20%, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ें सामने रहती हैं, उन्हें थोड़ा हमें इग्नोर करना चाहिए एग्जामिनेशन पर। हाँ, हमारे भी होने चाहिए कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उसके आधार पर हमें अपने आप को डिफाइन नहीं करना चाहिए। तो ये था एडिटोरियल आज का द हिंदू का। तो अगले हम फिर नेक्स्ट एडिटोरियल में मिलेंगे इसी तरह के और डिस्कशन के साथ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।